हाँ, चलिए आप लोग ध्यान दीजिए इधर। विज्ञान की इस क्लास में आपको आज परागण के प्रकार बताए जाएंगे। जैसा हमने पीछे पढ़ा कि परागण क्या होता है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के लिए परागण अति आवश्यक प्रक्रिया है। इस दौरान परागकोश से परागकण निकलकर कहाँ पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम? परागण। अब ये परागण दो प्रकार का हो सकता है। पहला स्वपरागण, ऑटोपोलिनेशन। दूसरा परपरागण। तो स्वपरागण के विषय में कल चर्चा हुई थी, थोड़ा बहुत बताया गया था कि स्वपरागण जो है ऐसे पौधों में होता है जिनके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अर्थात द्विलिंगी पुष्प जिनमें पाया जाता है उनमें स्वपरागण होता है। द्विलिंगी पुष्प का मतलब कि पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों साथ में उपस्थित हो, तो उसी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वपरागण। स्वपरागण के दौरान जो मतलब कि निषेचन होता है, स्वपरागण के पश्चात निषेचन होता है, और निषेचन के बाद जो बीज बनता है वो शुद्ध होता है, शुद्ध नस्ली, हाइब्रिड उसमें नहीं होता है, शुद्ध नस्ली होता है। ठीक, तो जैसे पहले अधिकतर जो है स्वपरागण की क्रिया ही होती है, अब आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से परपरागण की क्रिया कराई जाती है, हाइब्रिड बीज तैयार किए जाते हैं जिसमें अधिक उत्पादन क्षमता होती है। ठीक, तो स्वपरागण आपको समझिए क्या होता है। उभयलिंगी पुष्पों में ब्रैकेट में जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर पुंकेसर और स्त्री केसर साथ साथ होते हैं। उभयलिंगी पुष्पों में स्वपरागण होता है। पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर या जब पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस प्रकार के परागण को स्वपरागण
नोट करो परिभाषा। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मटर में गुड़हल में आदि, इन सब में स्वपरागण होता है। अब आता है नंबर आपका परपरागण। परपरागण, तो देखो परपरागण की प्रक्रिया, पर माने दूसरा, पर माने दूसरा ही होता है जब दूसरे के माध्यम से परागण हो है तो उसे परपरागण कहते हैं। तो पर परागण की क्रिया प्रायः एक लिंगी पुष्पों में देखी जाती है। पर परागण की जो प्रक्रिया होती है कहाँ होती है? प्रायः एक लिंगी पुष्पों में, एक लिंगी पुष्पों में पर परागण की क्रिया होती है या पर परागण होता है। अच्छा, कभी कभी पर परागण की क्रिया द्विलिंगी पुष्पों में भी होती है, उभयलिंगी में भी, लेकिन वहां रीजन क्या होता है, किस लिए होता है? उभयलिंगी पुष्पों में भी हमने बताया स्वपरागण होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी द्विलिंगी पुष्प हैं जिनमें स्वपरागण नहीं हो पाता है। कारण ये होता है कि उसमें स्त्री केसर या तो पहले विकसित हो जाता है, विकास कर जाता है, और पुंकेसर नहीं कर पाता है, या पुंकेसर पहले मेच्योर हो जाता है और स्त्री केसर नहीं कर पाती है, अर्थात मेच्योर नहीं हो पाती है। तो उस स्थिति में जब दोनों एक साथ मेच्योर नहीं होते हैं तो स्वपरागण नहीं हो पाता है। अधिकतर उभयलिंगी पुष्पों में स्त्री केसर और पुंकेसर एक साथ मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो उनमें स्वपरागण हो जाता है। लेकिन कुछ पुष्प, द्विलिंगी पुष्प ऐसे हैं जिनमें स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाती है। कारण ये होता है कि उनमें स्त्री केसर और पुंकेसर साथ साथ परिपक्व नहीं होते। तो ये हो गया। अब पर परागण में क्या होता है? ठीक, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प का मतलब हो गया एक लिंगी पुष्प या एक लिंगी पौधे, ये भी हो सकता है। अब जैसे हम बात करें पौधे की बात करें, मटर का पौधा तो होता है द्विलिंगी, मटर का नहीं, कद्दू का, कद्दू का जो पौधा होता है, हाँ, सीताफल, कद्दू का जो पौधा होता है ये होता है द्विलिंगी, लेकिन इसमें जो पुष्प लगते हैं वो एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प जो इसमें लगते हैं वो एक लिंगी होते हैं। क्यों? अब जब पुष्प जो है एक लिंगी है तो पौधा द्विलिंगी कैसे हुआ? क्या होता है कि एक शाखा पर नर पुष्प लगते हैं और एक उसी में से निकली हुई दूसरी शाखा पर मादा पुष्प लगते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं नर और मादा दोनों पुष्प एक ही पौधे पर है, इसलिए पौधा क्या होगा? द्विलिंगी, लेकिन पुष्प एक लिंगी। ठीक, समझ में आई बात? तो ये हो गया। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, पौधे एक लिंगी होते हैं। जैसे पपीता देख लीजिए, पपीता का जो पौधा होता है पपीता का पौधा कैसा होता है? एक लिंगी होता है, एक लिंगी। पपीते का पौधा क्या होता है? एक लिंगी। ठीक, एक पौधा आपका होगा जिसमें केवल नर पुष्प होंगे, उसमें पपीते नहीं बनते, फल नहीं बनता है। दूसरा पौधा होगा थोड़ी दूरी पर, या साथ में भी हो सकता है या नहीं हो सकता साथ में। ठीक, दूसरा पौधा होगा मादा पौधा जिस पर पपीते का फल लगता है।
ठीक, तो नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। एक ही जात के दो पौधे जिसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग लगते हैं, इनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? पर परागण। एक ही जात के दो पौधे जिसमें नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं, उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? पर परागण की प्रक्रिया होती है। अर्थात पर परागण का मतलब हुआ कि जो परागण की क्रिया है वो किसी दूसरे के माध्यम से होती है, उसी पुष्प में, उसी जात के पुष्प में होगी परागण क्रिया। ये नहीं कि पपीते से परागकण निकला और नीम के पुष्प में चला गया, है ना? ऐसा नहीं है कि धान से परागकण निकला पहुंच गया जो है मटर के पौधे पर। परागण क्रिया उसी जात में होती है, उसी जात के पौधे में होती है, सेम। ठीक, अब पर परागण का मतलब हो गया वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण या जंतु द्वारा परागण। ठीक, तो परागण, पर परागण की 3 विधियां हैं। पर परागण की अगर हम देखें तो 3 विधियां कह सकते हैं। कौन कौन सी पर परागण की 3 विधियां? नंबर 1 वायु द्वारा, इसके द्वारा। नंबर 2 जल द्वारा और नंबर 3 जंतु द्वारा। ठीक, वायु द्वारा हवा चलती है, परागकण उड़ गए और उड़ करके उसी जात के पौधे पे पड़ेंगे तो अंकुरित होंगे, और नहीं दूसरी जात के पौधे पड़ेंगे तो अंकुरण उनका नहीं होगा। जल द्वारा जलीय पौधों में जब पुष्प बनते हैं, परागकोश मैच्योर होता है, परागकोश जब फट जाता है, परागकण जल पर गिर जाते हैं और जल बहते बहते उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प पर परागकण पहुंच जाता है, परागण क्रिया हो जाती है। जल द्वारा कीट द्वारा परागण, पक्षी द्वारा परागण, किसान द्वारा परागण है। जल कीट द्वारा परागण, कीट मकरंद चूसने के लिए पुष्प पर बैठते हैं और उनके पुष्पों पर क्या चिपक जाता है? मतलब परों पर, पैरों में, परों पर, पंखों में क्या चिपक जाता है? परागकण। जब वो उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प पर बैठते हैं तो वो परागकण वहां छूट जाते हैं और इस प्रकार जंतु परागण में सहायता करते हैं। ये हो गया परागण। ठीक, तो परागण क्या है? परागण की 2 विधियां हैं, स्वपरागण और परागण। और स्वपरागण हमने बता ही दिया कैसे होता है। ठीक, द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण होता है। और पर परागण की 3 विधियां हैं, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतु द्वारा। जो ज्यादा मतलब ज्यादा विस्तृत आपको जरूरत नहीं है। अब आपका आता है परागकण का अंकुरण। अगला पॉइंट आपका है परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण, परागकण, परागकण का अंकुरण। तो ध्यान दीजिए, जब परागण क्रिया हो जाती है, परागण क्रिया जब हो जाती है तो वर्तिकाग्र पर परागकण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ये परागकण। परागकण के संदर्भ हमने बताया था, परागकण की ऊपरी भित्ति क्या होती है? खुरदुरी होती है, और आंतरिक भित्ति क्या होती है? चिकनी होती है। और ये जो ऊपरी भित्ति है परागकण की, जो बाह्य भित्ति है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इसकी स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है। और ये वनस्पति जगत का सबसे मजबूत पदार्थ है। ये जल्दी से मृदा में सड़ता नहीं है, इसीलिए परागकण मृदा में काफी दिनों तक पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। ठीक है ना, समझ गए? वनस्पति जगत का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है? स्पोरोपोलेनिन। जब यहाँ पर आता है तो ये यहाँ पर हमने बताया था शर्करा युक्त जल अर्थात मकरंद होता है, मकरंद का अवशोषण करके ये फूल जाते हैं। परागकण क्या हो जाते हैं? मकरंद का अवशोषण करके फूल जाते हैं
और परागकण के अंदर हमने बताया था एक बड़ी और एक छोटी दो न्यूक्लियस होती हैं। इसको कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियाई, जनरेटिव न्यूक्लियाई, और इसे कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियाई। है बताया गया था ये। ठीक, जब ये मकरंद का अवशोषण करके उठते हैं तो जो ये ट्यूब न्यूक्लियाई है ये एक नलिका के रूप में बाहर निकल आती है। इस रूप में एक नलिका का आकार ले लेती है और इस नलिका को कहते हैं हम क्या? पराग नलिका। क्या कहते हैं? पराग नलिका। और पराग नलिका की खोज एमिसी नामक वैज्ञानिक ने 1924 में की थी। नहीं, ये सत्र जो है गलत है, शायद 1824 से 1924 कंफर्म नहीं है। एमिसी नामक वैज्ञानिक ने की थी। पराग नलिका की खोज किसने की थी? एमिसी नामक वैज्ञानिक ने। अच्छा, इधर पराग नलिका बढ़ती जाती है और ये पराग नलिका वीरांड में प्रवेश करती है। कहाँ? ये आपका वीरांड हो गया। अभी पराग नलिका बढ़ते हुए कहां पहुंचती है? ये यहाँ पर एक बड़ी अंडकोशिका, दो छोटी सहायक कोशिकाएं, यहाँ पर एक बड़ी तीन कोशिकाएं होती है। यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती हैं। उन तीनों कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रजनक। और बीच में होती है एक द्वितीयक केंद्रक। तो ये पराग नलिका जो है माइक्रोपाइल से अर्थात बीजाणु द्वार से होते हुए भ्रूण कोश में अर्थात बीजाणु में प्रवेश करती है और बीजाणु में प्रवेश करने के बाद सहायक कोशिकाओं के माध्यम से ये इसके अंदर भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब ये भ्रूण कोश में अंदर प्रवेश करती है उसी समय ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है ये दो जो है द्विकाशाग्रीय कुमड़ का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण? कुमड़ का निर्माण कर लेते हैं। और ये कुमड़ इसमें जल भरा हुआ है, जल के माध्यम से पहुंचते हैं कहाँ? भ्रूण कोश के अंदर। कहाँ पहुंचते हैं? भ्रूण कोश के अंदर। और भ्रूण कोश में ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं, बीच में एक द्वितीयक केंद्रक, यहाँ एक बड़ी अंडकोशिका और बगल में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। जब पराग नलिका यहाँ प्रवेश करती है और इसी के साथ साथ दोनों कुमड़ के अंदर आते हैं तो पराग नलिका एक इधर की तरफ मुड़ जाती है और एक पराग नलिका इधर की तरफ, अर्थात पराग नलिका के 2 भाग हो जाते हैं। एक कुमड़ इधर की तरफ आता है और एक कुमड़ इधर की तरफ आता है। अब ये कुमड़ आकर के और इस अंड कोशिका से कुमड़ क्या करता है? अंडकोशिका से संलयित हो जाता है और संलयित होकर के एक द्विगुणित जायगोट का निर्माण कर लेता है। इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। इसका निर्माण कर लेता है जायगोट का। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। ठीक, एक बार निषेचन हुआ और दूसरा यहाँ द्वितीयक केंद्रक से ये कुमड़ संलयित होकर के एक तृतीयक केंद्रक बनाता है। क्या बनाता है? तृतीयक केंद्रक बनाता है। ये क्रिया भी निषेचन कहलाती है। तो हमने देखा यहाँ पर 2 बार निषेचन हो रहा है, एक बार ये निषेचन, एक बार ये निषेचन। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होगा, तो निषेचन। आवृत्त बीजी पौधों में निषेचन की क्रिया 2 बार होती है। कितनी बार होती है? 2 बार। इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और जब 2 केंद्रक के साथ एक केंद्रक और मिलता है तो जो तृतीयक केंद्रक बनता है इस क्रिया को कहते हैं त्रिसंलयन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। ठीक, तो यहाँ पर ये निषेचन क्रिया हुई। अब निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? मादा युग्मक, ये आपका जो यहाँ पर अंडकोशिका थी ये मादा युग्मक है। मादा युग्मक से नर युग्मकों के संलयन की क्रिया, मादा युग्मक से नर युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। ठीक, तो परागकण का अपहरण आप लोग समझ गए कैसे होता है? परागकण जब कोशिका के ऊपर पहुंचता है तो मकरंद को अवशोषित करके
फूल जाता है और फूलने के बाद परागकण के अंदर की जो दोनों न्यूक्लियाई होती है, दोनों केंद्रक होते हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियाई और एक ट्यूब न्यूक्लियाई। जनरेटिव न्यूक्लियाई किसका निर्माण कर लेती है? कुमड़ का। और ट्यूब न्यूक्लियाई किसका निर्माण कर लेती है? पोलन ट्यूब का, परागनलिका का। परागनलिका निकलकर वर्तिका से होते हुए बीजांड के अंदर प्रवेश करती है और उसी परागनलिका के माध्यम से दोनों कोमल सरकते हुए भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करते हैं और मादा युग्मक अंड कोशिका से संलयित होते हैं, जिस क्रिया को क्या कहते हैं हम? निषेचन। और संलयन के फलस्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित जायगोट बनता है और त्रिगुणित तृतीय केंद्रक बनता है और यही तृतीय केंद्रक आगे चल करके इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इंडोस्पर्म का निर्माण करता है जो कि 3n होता है, ये 2n होता है। जायगोट 2n होता है और इंडोस्पर्म इसे भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश। ये त्रिगुणित होता है। ठीक, चित्र बनाओ। परागकण के अंकुरण के पश्चात आप पढ़ेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन, निषेचन की क्रिया क्या होती है? देखिए, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है? तो आगे आपको पढ़ना है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन की प्रक्रिया अगले वीडियो में।